Hello students, welcome back to the online class. This is the second part of the chapter absorption by roots. In this part we are going to cover osmotic pressure, tonicity, turgidity and flaccidity, types of pressures, and lastly plasmolysis and deplasmolysis. Okay, so let's begin. First of all, osmotic pressure. It is the minimum pressure that just prevents the passage of pure solvent into the solution when they are separated by a semi-permeable membrane. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? एक ऐसा प्रेशर होता है कि एट द टाइम ऑफ ऑस्मोसिस, जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जब वाटर मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसके कारण एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है ना। वो प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ दैट प्रेशर विच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसके हेल्प से क्या होता है कि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ वाई? When two solutions of different concentrations are separated by a semi-permeable membrane, at that time osmosis का process जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि osmotic का pressure develop होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जैसे सेल है, सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन होता है वो जिसे हम सेल सैप कहते हैं, उसका कंसंट्रेशन अलग होता है और सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन होता है वो अलग होता है लिक्विड का, ठीक है ना, या वाटर, जो भी वाटर होता है सेल के बाहर का, उसका कंसंट्रेशन अलग होता है, ठीक है। जब दोनों का कंसंट्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं कि वो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग हैं, वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं या बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। तो एट दैट टाइम अ प्रेशर डेवलप्स विच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वो क्या करता है? उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पर जब दोनों का जब कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल हो जाता है, अंदर का कंसंट्रेशन और बाहर का कंसंट्रेशन जब इक्वल हो जाता है तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि एक्सेस वाटर उनको अब नहीं चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि सेल के अंदर का जो सेल सैप है उसमें अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स और सेल के बाहर में वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर इक्वल अमाउंट में आ जाते हैं तो उस समय ऑस्मोसिस का प्रोसेस बंद हो जाता है ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण में वो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन जो होते हैं वो लगभग एक जैसे आ चुके होते हैं। तो अब उन्हें ज़्यादा वाटर ना तो बाहर चाहिए सेल के बाहर और ना ही सेल के अंदर चाहिए। ओके, सो एट दैट मिनिमम प्रेशर जहाँ पे पैसेज ऑफ वाटर जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप कर देता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज योर टोनिसिटी। टोनिसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। हम इसे ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस भी कहते हैं, ठीक है ना। दे आर द रिलेशन बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड वाटर कंसंट्रेशन। टोनिसिटी क्या होता है? सेल के बाहर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और सेल के अंदर पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है। अंदर और बाहर सेम कंसंट्रेशन है, या फिर अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर का कम है, या फिर बाहर का ज़्यादा या अंदर का कम है। तो इन सब के बारे में जो इनके बीच का जो रिलेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अंदर और बाहर सेल के जो रिलेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज टोनिसिटी। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टोनिसिटी कहते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी सॉल्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। टोनिसिटी के बेसिस पे सॉल्यूशंस जो होते हैं आपके वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसो मीन्स होता है सेम, ओके। अगर सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन होता है, सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है लिक्विड का या सेल सैप का, उसका कंसंट्रेशन और सेल के बाहर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन है अगर सेम होगा तो आपका जो सेल के अंदर के जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब क्या रहेगा? ना तो बाहर कोई चेंज होगा ना तो अंदर कोई चेंज होगा, वो बिल्कुल वैसा ही सेम एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा जैसा कि पहले था, क्योंकि मूवमेंट ऑफ वाटर स्टॉप हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। जब अंदर और सेल के अंदर और बाहर का प्रेशर बिल्कुल सेम हो जाता है तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो हो जाता है वो स्टॉप हो जाता है। ना ही उस समय क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में वाटर का मूवमेंट बिल्कुल रुक जाता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक क्या होता है? आइसो मतलब सेम होता है, यानी सेल के अंदर का और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन जब एट दैट मूवमेंट जब वो सेम हो जाता है तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस उस समय क्या हो जाता है? वो रुक जाता है, ठीक है। कोई चेंज नहीं होता उस सेल में, ठीक है। सेकेंड है आपका
हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपो मीन्स लेस, हाइपो मतलब क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। जब अंदर का कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू बाहर का कंसंट्रेशन, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा कम होता है और बाहर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वाटर क्या होता है, अंदर की तरफ में आने लगता है, ठीक है ना, सेल के अंदर घुसने लगता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि आपने एक जार लिया हुआ है, उसमें पानी भर दिया और उसमें आपने एक किशमिश की सूखी किशमिश डाल दी है, ठीक है ना। अब सूखी किशमिश के अंदर पे क्या है, उसके जो सेल के अंदर पे है वो बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो क्या है, वो ऑलरेडी सूखी हुई है, ठीक है ना। जैसे आप पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगी, कुछ देर बाद आप देखेंगे वो स्वेल अप हो जाएगी, यानी पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यानी जो किशमिश थी उसके अंदर का जो कंसंट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा कम था, वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत कम थे, ठीक है। तो अब जब वाटर के मॉलिक्यूल्स वहाँ कम थे और बाहर पानी में वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे, तो वो क्या किया, वहाँ पे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे तो उनको स्पेस चाहिए था, तो वो क्या किए, किशमिश के अंदर जाना शुरू किए, ठीक है। तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में मूव करना शुरू कर गए, ठीक है। जैसे वो मूव करेंगे तो किशमिश जो होगी वो आपकी स्वेल अप करने लग जाएगी, ओके। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो बाहर से, और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा हाई होता है तो बाहर से वाटर जो होता है वो सेल के अंदर एंटर करने लगता है, जिसके कारण सेल जो होता है वो आपका स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है, ओके। द थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब होता है मोर, ठीक है। जब अंदर सेल के अंदर जो सेल साप है उसके अंदर में जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है और बाहर का, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन लो होता है, तब अंदर से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर के, वो बाहर की तरफ आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में कंसंट्रेशन बहुत हाई था, उनको स्पेस ही नहीं मिल रहा था मूव करने के लिए, और बाहर का कंसंट्रेशन बहुत लो है, तो वहाँ पे स्पेस ही स्पेस होगा उनको मूव करने के लिए। तो वो क्या करेंगे, ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होगा, सेल के अंदर से बाहर की तरफ में मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी वाटर की, ओके। आई होप आपको याद होगा कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन हम किसे कहते हैं और लोअर कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अगर हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन के बीच में आपको डिफरेंस नहीं पता है तो यू गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो, उसको अच्छे से देखिए, तभी आपको ये सॉल्यूशंस और टोनिसिटी समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, ओके। आइसोटोनिक है, मैंने आपको बताया, जब कंसंट्रेशन अंदर और बाहर सेल के सेम होता है तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ना तो बाहर से अंदर होते हैं ना तो अंदर से बाहर होते हैं, तो सेल जिस साइज़ का है उसी साइज़ का रहेगा, ओके। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन जो होता है वो लेस होता है, तो सेल लेस होता है तो वो क्या होता है कि सेल के अंदर से जो होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर जाने लगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन लेस होता है, यानी वहाँ पे जगह कम है और बाहर का कंसंट्रेशन हाई है, तो वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत टाइटली पैक्ड होने लगते हैं, तो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हायर हो जाता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, सेल के बाहर बढ़ने लगते हैं, ठीक है ना, सेल के बाहर निकलने लगते हैं, जिसके कारण सेल क्या करता है, आपका श्रिंक कर जाता है। सेल क्या करता है, वो आपका श्रिंक कर जाता है। जब सेल के अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे तो सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल में वाटर के मॉलिक्यूल्स एंटर करने लगते हैं तो वो सेल आपका फूल जाता है, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ क्लियर योर कॉन्सेप्ट, do follow the previous videos for the higher and lower concentration, okay. The topic is very important for your exams. The next one is turgidity and flaccidity. Turgidity is the swelling up of cell by absorbing water, okay. जब सेल आपका वाटर एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज टर्जिडिटी, उसे हम क्या कहते हैं, टर्जिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो सेल में जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, मतलब सेल आपका जो बाहर से जो कंसंट्रेशन होता है वाटर का, वो अंदर की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव जब करने लगते हैं तो सेल आपका क्या करता है, स्वेल्ड अप हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्जिडिटी, ओके। The second one is flaccidity. The shrinkage of cell is called as flaccidity.
जब कंसंट्रेशन अंदर की तरफ में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं, क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिलती अंदर में, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर बहुत ज़्यादा भर गए हैं, तो उन्हें क्या होता है, स्पेस नहीं मिलता मूव करने के लिए, तो क्या करते हैं, वो सेल के बाहर जाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो जब सेल के बाहर जाना शुरू करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब वो मूव करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है या प्रोटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक कर जाता है, ठीक है। अब जैसे श्रिंक कर जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लैसिडिटी, इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लैसिडिटी। ओके, तो श्रिंकेज ऑफ सेल ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्लैसिडिटी। तो अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है या जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या कर जाता है, वो आपका श्रिंक कर जाता है, ठीक है। और जब अंदर का साइटोप्लाज्म आपका फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज टर्जिडिटी। भाई वाटर के मॉलिक्यूल्स, आप जैसे बलून में आप अगर वाटर भरेंगे तो बलून का साइज़ क्या होगा, वो आपका फूल जाएगा, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज टर्जिडिटी। और जब बलून में आप वाटर निकाल देंगे तो बलून आपका वापस श्रिंक कर जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्लैसिडिटी। ओके, क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ प्रेशर। टाइप्स ऑफ प्रेशर, आपके 3 टाइप्स के प्रेशर होते हैं, टर्गर प्रेशर होता है, वॉल प्रेशर होता है, रूट प्रेशर होता है। ओके, टर्गर प्रेशर क्या होता है, द कंटेंट ऑफ सेल व्हेन बिकम्स टर्जिड इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर नोन एज टर्गर प्रेशर। जब सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है यानी साइटोप्लाज्म जब होता है, वो साइटोप्लाज्म जब पूरी तरीके से टर्जिड हो जाता है, यानी सेल में जब एक्सेस अमाउंट में वाटर भर जाता है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो पूरी तरीके से वो इंक्रीज़ कर जाता है साइज़ में, क्योंकि वाटर भर गया है साथ में, तो वो सेल क्या होता है आपका इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अब क्या है उनमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भर गया है, तो वो क्या करते हैं, वो प्रेशर लगाते हैं सेल वॉल की तरफ में, सेल वॉल पे क्या प्रेशर लगाते हैं, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज योर टर्गर प्रेशर। ओके, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। जैसे कि एक क्लास में एक 30 स्टूडेंट्स की क्लास में अगर मैं 100 बच्चे रख देती हूँ, 100 बच्चे आपको मैं एडमिट कर देती हूँ, तो उस टाइम में क्या होगा कि आप सब बच्चे एक दूसरे के साथ में धक्का मुक्की करने लग जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप सबको जगह चाहिए उसमें ईजिली बैठने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो धक्का होगा, एक दूसरे के साथ धक्का लगाते हुए एक दूसरे को धक्का देंगे, क्योंकि आपको जगह नहीं मिल रही है मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये धक्का क्या होगा, धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचेगा, वॉल तक पहुंचेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, वॉल जब प्रेशर एक देगा, क्लास में क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर देंगे, वॉल्स पे प्रेशर देंगे, क्या किसी तरीके से जगह बन जाए, स्पेस बन जाए, ठीक है ना। तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। सेकेंड एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, बलून आप लीजिए, आप उसमें पानी भरिए, ठीक है ना। जैसे आप पानी भरते जाएंगे आप देखेंगे कि उसका साइज़ क्या कर रहा है, वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। क्यों इंक्रीज़ कर रहा है साइल, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बलून का जो वॉल है उस पर प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, उसका साइज़, और जब उसको प्रेशर कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, बलून का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। ऐसे ही जब सेल में बहुत सारा पानी जब भरने लगता है, अंदर जाने लगता है, तो वो सेल क्या करती है, आपकी स्वेल्ड अप हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, और वो वाटर मॉलिक्यूल सेल के वॉल पे, ठीक है, सेल के वॉल पे क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। क्लियर, राइट। द नेक्स्ट वन इज वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वॉल ऑफ सेल टू द कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। जब सेल वॉल जो होती है वो सेल के कंटेंट में यानी साइटोप्लाज्म में प्रेशर देती है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। जब सेल वॉल प्रेशर देती है तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। जब सेल का कंटेंट सेल वॉल पे प्रेशर देता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। जब साइटोप्लाज्म सेल वॉल पे प्रेशर दे रही थी तो दैट प्रेशर वॉज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। और जब सेल वॉल साइटोप्लाज्म पे प्रेशर दे रही है तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही पानी जो है आपका वाटर मॉलिक्यूल जैसे अंदर जाता है वैसे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर भी आता है, ठीक है। तो बाहर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो सेल को अंदर वो प्रेशर देती है कि किसी तरीके से हम अंदर वो वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर है वो अंदर घुस जाएं। तो वो क्या करती है, सेल वॉल को प्रेशर देती है, और वो सेल वॉल जो होता है सेल वॉल जो होता है वो अंदर साइटोप्लाज्म को प्रेशर देता है, ठीक है ना, कि वो जगह बनाए अदर वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर लाने के लिए। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर, ठीक है। तो सेल वॉल के थ्रू जो साइटोप्लाज्म पे प्रेशर पड़ता है कि आप जगह बनाओ और वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकें, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। ओके, नेक्स्ट है आपका रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर जनरेटेड इन द रूट ड्यू टू कंटिन्यूअस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल टू सेल ऑस्मोसिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर।
अब रूट, आपको पता है कि रूट जो होता है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है वाटर के मॉलिक्यूल्स और पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो एट दैट टाइम व्हेन इट इज़ एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल, द एट दैट टाइम अ प्रेशर जनरेटेड, वो क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है रूट में ड्यू टू कंटिन्यूस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का मूवमेंट जो होता है वो कंटिन्यूस ऊपर की तरफ में, अंदर की तरफ में जा रहा है, ठीक है। तो सेल और सेल के बीच में क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है। वो क्या करते हैं, प्रेशर डेवलप करते हैं एक दूसरे के, एक सेल है और दूसरा सेल है, दोनों ही आपस में साथ में क्या करते हैं, प्रेशर डेवलप करते हैं, और ऐसे ही सारे सेल एक दूसरे के साथ में प्रेशर डेवलप करते हैं। एंड दैट प्रेशर ऑफ सेल्स फ्रॉम द रूट्स आर कॉल्ड एज रूट प्रेशर। इसे क्या करते हैं, रूट प्रेशर। जैसे ही वाटर रूट एब्जॉर्ब करता है तो रूट के अंदर जो सेल्स हैं, जब इनवर्ड मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो सेल, रूट के अंदर जितने सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में एक प्रेशर जनरेट होता है उनके बीच में, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। ओके, वन थिंग रिमेंबर, अगर आपका टर्गर प्रेशर अगर वॉल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो आपकी सेल क्या हो जाती है, वो बर्स्ट कर जाती है। क्या कर जाती है, बर्स्ट कर जाती है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है कि जब सेल के अंदर पे जो साइटोप्लाज्म है उसमें आपने बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया उसने, ठीक है ना। अब जब बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो वो क्या कर रही है, वो उसको जगह चाहिए मूव करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स को, तो वो क्या करते हैं, वो सेल वॉल पे प्रेशर देते हैं, ठीक है। वो धक्का दे रहे हैं सेल वॉल पे। पर अब सेल वॉल भी वैसे ही धक्का देती है क्योंकि उसको और वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर डालने, क्योंकि उसके पास अभी भी बहुत सारा वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। पर अगर टर्गर प्रेशर ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा तेज़ है उसका, यानी अंदर साइटोप्लाज्म ज़्यादा तेज़ से सेल वॉल में प्रेशर दे रही है और सेल वॉल का प्रेशर हल्का पड़ गया है, तो क्या होगा, आपका सेल वॉल जो हो जाएगा वो बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। सेल वॉल जब आपका बर्स्ट कर जाएगा तो सेल आपकी बर्स्ट कर जाएगी, तो ठीक। सो turgor pressure when increases in comparison to wall pressure, then the cell wall will be burst, as result cell will be burst at that time। ये क्या होता है आपका, इसमें आपका जब सीड जब जर्मिनेट होती है तो आपका यही चीज़ होता है, टर्गर प्रेशर जो होता है वॉल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, एंड देन आपकी सीड जो होती है वो बर्स्ट कर जाती है, एंड देन सीडलिंग जो होती है वो बाहर आ जाती है। ओके, क्लियर। द नेक्स्ट इज plasmolysis and deplasmolysis. This is the last slide. The shrinkage of protoplasm is called as plasmolysis or flaccidity. अब सेल के अंदर में क्या होता है, सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। सेल के अंदर का जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म ही कहते हैं, ठीक है। जब वो श्रिंक कर जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से वाटर क्या हो जा रहा है, वो बाहर आ जा रहा है ड्यू टू हायर कंसनट्रेशन, क्योंकि इनसाइड वाटर जो सेल के अंदर की कंसनट्रेशन है बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आप बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। जैसे ही बाहर की तरफ में वाटर मूव करना शुरू करेंगे तो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करेगा, श्रिंक करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बलून का एग्जांपल दिया था, बलून से अगर आप वाटर बाहर निकालना शुरू करेंगे क्योंकि बलून बहुत ज़्यादा फूल गया है, ठीक है, अब उसके पास बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो क्या करेंगे आप, हवा उसको निकालना शुरू करेंगे, वाटर उसका निकालना शुरू करेंगे, तो बलून क्या करेगा, आपका श्रिंक करने लग जाएगा। वैसे ही आपका प्रोटोप्लाज्म भी श्रिंक करने लग जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस और फ्लैसिडिटी। ओके, ऑन द अदर हैंड, if the flaccid cell is kept in a hypotonic solution, water enters the protoplasm again due to endoosmosis. This makes the protoplasm to come back to its original position, and this condition is called as deplasmolysis. प्लाज्मोलिसिस आपको क्लियर हो गया। जब हायर कंसनट्रेशन हो जाता है सेल के अंदर में तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल से बाहर मूव करने लगते हैं लोअर कंसनट्रेशन की तरफ में, एंड एट दैट टाइम जो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म वो श्रिंक कर जाता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फ्लैसिडिटी और प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। अब उसी श्रिंकेज सेल को, वो जो सेल आपकी श्रिंक कर गई है, अगर आप उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, यानी जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि श्रिंकेज सेल है तो उसके पास में वाटर बहुत कम था, उसके अंदर में वाटर ही नहीं था क्योंकि वो श्रिंक था ऑलरेडी, ठीक है। अब उसको आपने पानी में डाल दिया, ठीक है। अब पानी के ग्लास में अगर डाल दिया तो बाहर की तरफ में तो पानी बहुत ज़्यादा है ना, तो क्या करेगा, वो पानी जो होगा वो आपके सेल के अंदर में घुसना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एंटर करना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस ये होता है ना कि जब सेल के अंदर में वाटर जो कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं
अंदर की तरफ में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म में वाटर फिर से एंटर कर जाएगा एंड इससे कारण क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म आपका वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी वापस टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलिसिस, यानी वो वापस फूल गया है और इसे हम क्या कह रहे हैं, डीप्लाज्मोलिसिस। इसे हम क्या क्योंकि वापस वो टर्जिड हो गया एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस। ओके, क्लियर। प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस जो होता है वो फ्लैसिड कंडीशन होता है जब प्रोटोप्लाज्म आपका श्रिंक कर जाता है, और वही श्रिंकेज प्रोटोप्लाज्म को जब हम फिर से टर्जिड कर देते हैं, फिर से वो फूल जाता है, स्वेल्ड अप हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलिसिस। ओके, क्लियर। So this was the last slide of the video. In the next video we are going to discuss about the absorption of water and minerals through roots, the process of absorption of water and minerals through roots, किस तरीके से roots में water के molecules move करते हैं, हम ये पढ़ेंगे। एंड अबाउट द एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, टिल नाउ दिस मच ओनली। गॉड ब्लेस यू।